हेलो गाइस, हेलो गाइस, सलाम, नमस्ते। एंड सत श्री एंड सत अकाल। श्री अकाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप सबको वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और आज की हमारी वीडियो का जो टाइटल है वो है जी बॉम्बे राजधानी एक्सप्रेस जो है इंडिया की, उसकी जो प्रॉपर स्टोरी है ना, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया सेकंड राजधानी एक्सप्रेस 1972 से लेके 2026 तक, यानी कि उसकी जो जो डिटेल है वो बताएंगे। और ये एक ट्रेन है इंडिया की और उस पर ये सारा रिएक्शन है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें हम रिएक्शन करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है अरसलान। मेरा नाम उस्मान खैर। तो ये बगैर किसी तकीर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मुंबई, एक देश की राजनीतिक राजधानी तो दूसरी आर्थिक राजधानी। ये सिर्फ दो शहर नहीं थे, बल्कि भारत की प्रगति को गति देने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। देश की अर्थव्यवस्था, प्रशासन और व्यापार, इन सब की धड़कन कहीं ना कहीं इन दोनों शहरों से जुड़ी हुई थी। इसलिए इन दोनों की रफ्तार का एक दूसरे से जुड़ना भारत की तरक्की के लिए बेहद जरूरी था। आजादी के बाद भारत तेजी से बदल रहा था। नई फैक्ट्रियां स्थापित हो रही थीं, उद्योगों का विस्तार हो रहा था, शेयर बाजार में हलचल बढ़ रही थी और देश का व्यापार एक नए दौर में प्रवेश कर रहा था। लेकिन इस विकास के बीच एक बड़ी चुनौती मौजूद थी। दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी और उस दूरी को तय करने में लगने वाला लंबा समय। आज हम हवाई जहाज से कुछ घंटों में या मॉडर्न राजधानी एक्सप्रेस के जरिए यह सफर 15 से 16 घंटे में पूरा कर लेते हैं। लेकिन 1960 और 1970 के दशक में यह रेल सफर बेहद थका देने वाला था। उस दौर में इस रूट की सबसे प्रतिष्ठित ट्रेनें थीं। 1928 में शुरू हुई फ्रंटियर मेल, जिसे आज गोल्डन टेम्पल मेल के नाम से जाना जाता है। बॉम्बे नई दिल्ली एसी एक्सप्रेस, पंजाब मेल और पश्चिम एक्सप्रेस, ये ट्रेनें अपने समय की शान मानी जाती थीं। विशाल WP क्लास स्टीम लोकोमोटिव्स इन्हें खींचते थे, लेकिन गति सीमित होने के कारण बॉम्बे से दिल्ली पहुंचने में 24 से 30 घंटे तक का समय लग जाता था। 1960 और अच्छा, ये देखें कि कितना ज्यादा डिफरेंस आया है कुछ सालों में से लगभग। देखिए 1960 से 70 में, मतलब डिस्टेंस वही है, मुंबई से दिल्ली, ये इतना डिस्टेंस ही, वो 24 से 32 घंटे, 30 घंटे उन्होंने कहा कि लग जाते थे। और ये वो ट्रेनें हैं जो मतलब पहले हम फिल्मों में देखते थे, पुरानी फिल्मों में ये हमें नजर आती थी कि जैसे कोयला डालते थे, फिर इंजन चलता था, फिर डालना, फिर ये सब है ना, हाँ। जो अंग्रेज थे ना, उनके दौर की ना उस तरह की ट्रेन लगती थी। ये वही है। तो अब वो कह रहे हैं 12 घंटे, मेरे ख्याल से 12 घंटे 10-12 घंटे। 70 का दशक भारत के औद्योगिक विस्तार का दौर था। बॉम्बे के उद्योगपतियों और दिल्ली के नौकरशाहों के लिए टाइम इज मनी एक सिद्धांत बन चुका था। ऐसे में एक ऐसे ओवरनाइट जर्नी कॉन्सेप्ट की सख्त जरूरत थी, जहां कोई व्यक्ति शाम को ट्रेन में बैठे और अगली सुबह लगभग 1400 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में अपनी मीटिंग में शामिल हो सके, जो उस समय भारत के लिए एक सपने जैसा था। इस बदलाव की शुरुआत साल 1969 में हुई, जब इंडियन रेलवेज ने देश की पहली हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शुरू की। इसकी सफलता को देखकर पश्चिमी भारत के व्यापारिक संगठनों और चैम्बर में हुई। जब इंडियन रेलवेज इस बदलाव की शुरुआत साल 1969 में हुई, जब इंडियन रेलवेज ने देश की पहली हावड़ा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शुरू की। इसकी सफलता को देखकर पश्चिमी भारत के व्यापारिक संगठनों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बॉम्बे के लिए भी ऐसी ही हाई स्पीड ट्रेन की मांग उठानी शुरू कर दी। तत्कालीन रेल मंत्री केंगल हनुमंथैया और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन MN बेरी के नेतृत्व में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आधिकारिक मंजूरी मिली, लेकिन कागजों पर योजना बनाना और उसे पटरियों पर उतारना दोनों बिल्कुल अलग बातें थीं। सबसे बड़ी चुनौती थी वेस्टर्न रेलवे रूट, यानी बॉम्बे से दिल्ली तक का मार्ग, जो सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा और मथुरा होते हुए गुजरता था। उस समय यह रूट इतनी तेज रफ्तार वाली ट्रेनों के लिए तैयार नहीं था। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति पर संचालन करना जोखिम भरा माना जाता था। और यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है भारतीय रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण शोध संस्थान रिसर्च डिजाइन्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी RDSO का। RDSO के इंजीनियरों ने इस रूट पर बड़े तकनीकी बदलाव किए। ट्रैक ज्यामिति को सुधारा गया और बैलास्ट को ज्यादा मजबूत बनाया गया, ताकि तेज रफ्तार में भी पटरियां स्थिर रहें। साथ ही सिग्नलिंग सिस्टम को भी आधुनिक किया गया, जिससे लोको पायलट को दूर से ही सिग्नल्स स्पष्ट दिख सकें। इन सुधारों के बाद रूट की अधिकतम रफ्तार बढ़ाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई।
लेकिन सिर्फ ट्रैक को तेज बना देना ही काफी नहीं था। सवाल था, इस नई हाई स्पीड ट्रेन को खींचेगा कौन? चूंकि उस समय पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, इसलिए इसकी जिम्मेदारी अमेरिकन एल्को डिजाइन पर आधारित शक्तिशाली WDM2 डीजल लोकोमोटिव्स को सौंपी गई। रतलाम शेड के इन 2600 हॉर्स पावर की क्षमता वाले इन इंजनों को विशेष रूप से रीगियर और मॉडिफाई किया गया ताकि वे 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर स्थिर और सुरक्षित संचालन कर सकें। दूसरी ओर इस प्रतिष्ठित ट्रेन के कोचेस भी सामान्य नहीं थे। इन्हें इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF पेरम्बूर में विशेष रूप से डिजाइन किया गया। लाल और क्रीम रंग की यह पूरी तरह फुली एयर कंडीशन ट्रेन उस समय भारतीय रेल के लिए लग्जरी और आधुनिकता का प्रतीक थी। शुरुआत में यह ट्रेन केवल 10 कोचेस के साथ चलाई गई थी। इसमें 4 AC चेयर। अच्छा, ये वो फिल्म थी एक, उसमें भी यही ट्रेन थी ना इस कलर की, वो जिसमें शाहरुख खान वो पकड़ता है काजोल को। काजल को। हाँ, वो जो बड़ी फेमस फिल्म है उनकी। अच्छा, इससे एक और बात साबित हो रही है कि इंसान जिस चीज के लिए जितनी मेहनत करता है उतनी जल्दी वो वजूद में आ जाती है। अच्छा, ये भी है, लेकिन बात पता क्या है कि इंडिया ने आजादी के बाद, ये देखें 1900 मतलब 69 में जी, जी। देखें आप कि इंडिया ये चीजें तय करने पे आ गया कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मतलब ऐसी डेवलपमेंट मुझे खुद बनानी चाहिए, ये सारी चीजें सोच रहा था, जबकि पाकिस्तान उस दौर में इन चीजों की तरफ था ही नहीं। मतलब उनको जैसे हाँ। महसूस हुआ कि हम थोड़ा सा मुश्किल हो रही है हमें बिजनेस करने में ऐसे, तो उन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया ताकि हमें आसानी हो बिजनेस। और कहते हैं कि पाकिस्तान में इतनी मतलब हुकूमतें मतलब गिराएंगी, मार्शल लॉ लगेंगे, वो इन चीजों में पाकिस्तान उलझा रहा, लेकिन इंडिया में अभी तक अभी तक कहते हैं मार्शल लॉ लगा ही नहीं, कभी भी नहीं लगा। हुकूमत ही आई जो आती थी टाइम पीरियड के हिसाब से, और हमारे इधर हुकूमत 3 साल 5 साल का टाइम होता है हुकूमत के पास, 3 साल लगती है, उसके बाद कोई उसे गिरा देता है, कभी जनरल, ये बात नया वजीर आजम, ऐसे। तो वो मुल्क की तरक्की फिर इसी वजह से कई बार नहीं होती कि हुकूमत स्टेबल नहीं है। जो एक हुकूमत प्रोजेक्ट शुरू करती है वो थोड़ा सा करती है, फिर आगे से या दूसरी को बता के उसे बंद कर देती है, फिर वो 2 हुकूमतें गुजरने के बाद फिर उसको थोड़ा सा रिकंटिन्यू कर देते हैं, ऐसे फिर तरक्की कम होती गई। और हमने मोस्टली जो अपना इन्हिसार जो रखा था ना, मतलब काफी हद तक मतलब परवेज मुशर्रफ के दौर तक मतलब देखा गया है कि मोस्टली जो सरोकार है ना पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान आर्मी पे रखा गया था, कि पाकिस्तान की आर्मी जो थी वो खुद मतलब सारा जो निजाम था उन पे ही फेंका हुआ था कि आप ये भी करो, वो भी, ये वो सारा कुछ वही कर रहे थे। और दूसरी फौजें जो थी ना दूसरी कंट्री की, उन्हें ट्रेन भी करते थे। ये जैसे ये इधर ये यार क्या नाम है इनका, अफगानियों को, फिर उधर कहते हैं दुबई सऊदीया में भी, मतलब इन्होंने जाके ट्रेनिंग दी है, और काफी कंट्रीज को इन्होंने ट्रेनिंग दी है। मतलब फौज को ज्यादा इन्हिसार था, इस वजह से हम इन चीजों पे फोकस नहीं कर सके कि हमने कहा कि सदा ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, इससे ये होता है हुकूमतें चेंज हो जाती है लेकिन मुल्क की तरक्की नहीं होती, मुल्क पीछे रह जाता है। मुल्क पीछे रह जा मुल्क की तरक्की के लिए मतलब हुकूमत का स्टेबल होना होना लाजमी जरूरी है, और मतलब कोई एक प्रोजेक्ट विकास थे जिनमें आरामदायक पुशबैक सीट्स दी गई थी। साथ ही 2 AC स्लीपर कोच लगाए गए थे जो आज के AC 2 टियर जैसे थे लेकिन कूपे स्टाइल लेआउट में। इसके अलावा एक AC फर्स्ट क्लास कोच, एक पैंट्री कार और ट्रेन के दोनों सिरों पर 2 जनरेटर कार्स लगाए गए थे जो पूरी ट्रेन की एयर कंडीशनिंग और बिजली की आपूर्ति संभालते थे। ये ट्रेन वेस्टर्न रेलवे के ऐतिहासिक फ्रंटियर मेल रूट पर लगभग 1386 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली थी, जहां फ्रंटियर मेल को यह सफर पूरा। अच्छा, 1350 जो है ये डिस्टेंस मेरे ख्याल से इधर से मतलब काफी बनता है, मतलब अगर आप जाओ मेरे ख्याल से लाहौर इधर से है 400 450, फिर आगे इस्लामाबाद है, मतलब 600 650 700। हाँ, ये एक साइड से है इस्लामाबाद, आए जाए तो फिर ये इतना सफर मेरे ख्याल से बन जाता है। करने में 24 घंटे से ज्यादा लगते थे, वहीं इस नई राजधानी का लक्ष्य इसे मात्र 19 घंटे में समेटना था। हालांकि देश की इस दूसरी राजधानी एक्सप्रेस की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई, जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा पर चलने वाली पहली हावड़ा राजधानी से थोड़ी कम थी। और फिर आया वह दिन जिसने भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया। तारीख थी। अच्छा, ये देखा कि आपने 1970 में भारत में ये जो ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस ये चलाई, ये मतलब से 130 पे चलने की काबिलियत रखती थी, लेकिन उन्होंने 120 पे चलाया। लेकिन आज अगर पाकिस्तान में देखें ना तो हमारे इधर 2026 है,
25 26 चला गया। 26 में हाँ मीटर है, जी। लेकिन अभी भी इधर ट्रेन 120 25 30 130 पे हद चलती है है। बस। हालांकि भारत में हमने देखा कि 160 180 तक 180 पिछली वीडियो हमने 80 बनाई है, उसमें 180 तक गई थी ट्रेन। 180 तक है स्पीड। 17 मई 1972 बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। प्लेटफॉर्म यात्रियों, रेलवे अधिकारियों और उत्साहित दर्शकों से भरा हुआ था। लाल और क्रीम रंग की चमचमाती नई फुली एयर कंडीशन बॉम्बे न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। अच्छा ये वीडियो एआई से बनी है, साफ पता लग रहा है, बट ऐसे लग रहा है जैसे मतलब रियल वीडियो वही है उस टाइम के हिसाब से ना, कि ऐसे ही था, ऐसी सिचुएशन थी। जब स्टोरी सारी सही है। शान से प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। तत्कालीन रेल मंत्री केंगल हनुमंथैया ने हरी झंडी दिखाई और उसी क्षण शक्तिशाली WDM2 डीजल लोकोमोटिव ने अपना हॉर्न बजाया। जैसे ही ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू की, भारतीय रेलवे का एक नया युग भी आगे बढ़ने लगा। पहली बार इस ट्रेन ने 24 घंटे से अधिक के सफर को मात्र 19 घंटे 5 मिनट में पूरा कर दिया। यह 5 से 6 घंटे की समय बचत उस दौर में किसी तकनीकी चमत्कार से कम नहीं थी। शुरुआत में यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन चलती थी और उस समय इसका किराया भी अपने आप में प्रीमियम माना जाता था। स्लीपर एकोमोडेशन के लिए 343 रुपए, जबकि चेयर कार के लिए 114 रुपए निर्धारित किए गए थे। देखोगे उस दौर के हिसाब से ये पैसे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसे है बहुत ज्यादा पैसे है। 1972 72 की बात हो रही है, और बम्बई से बॉम्बे चित्राल टू न्यू दिल्ली तक मतलब डिस्टेंस बड़ा है, सही बात है, लेकिन उस हिसाब से किराया बहुत ज्यादा, किराया बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा, मतलब जो एलीट क्लास है ना उनके लिए बेहतर। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं, बल्कि रफ्तार पकड़ते नए भारत का प्रतीक थी। उस दौर में राजधानी एक्सप्रेस का नाम ही गर्व और प्रतिष्ठा की पहचान था, और यह गर्व तब और बढ़ गया जब यात्रियों ने पहली बार इस ट्रेन में तेज रफ्तार यात्रा के साथ विश्व स्तरीय आतिथ्य का अनुभव किया। स्वादिष्ट रात्रि भोज से लेकर सुबह परोसे जाने वाले शानदार नाश्ते तक, हर चीज को ट्रेन के ऑनबोर्ड स्टीवर्ड्स मुस्कुराते हुए यात्रियों तक पहुंचाते थे। उस दौर में मुंबई। अच्छा ये बात है, जब उन्होंने 3-4 घंटे उनके सफर में काम हुए तो कितनी खुशी हुई, वो खुशी भी हुई, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, एंजॉय कि किया। एशियन में है ये, मतलब पाकिस्तान में तो है, इंडिया का पता नहीं। बट ये है कि कोई चीज जैसे ये अभी नाश्ता या ये खाना रात का ये मिल जाए ना, मतलब फ्री में, जी। जब कहते हैं इंक्लूड है टिकट में, जी। तो वो इस चीज को ज्यादा खुशी सेलिब्रेट करते हैं जी। वो ना, कि यार ये फ्री च मिला यार, ये वो सारा सफर एंजॉय करते हैं, फिर हाँ। कहते हैं बस फ्री में खुश हो जाते हैं, इससे जी। कहते हैं पैसे वसूल है। राजधानी से सफर करना केवल यात्रा नहीं, बल्कि एक अनुभव था। लाखों लोगों के लिए यह उनकी ट्रैवल बकेट लिस्ट का हिस्सा बन चुका था। शुरुआत में ट्रेन नंबर 151 डाउन बॉम्बे सेंट्रल से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस शाम 4:20 पर बॉम्बे सेंट्रल से रवाना होती थी। इस ट्रेन में कोई कमर्शियल हॉल्ट नहीं रखा गया था। हालांकि ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए वडोदरा, रतलाम और गंगापुर में टेक्निकल हॉल्ट्स दिए जाते थे। बड़ी मेहनत की। इसके बाद ट्रेन अगले दिन सुबह लगभग 11:25 पर नई दिल्ली पहुंचती थी। वापसी में ट्रेन नंबर 152 अप नई दिल्ली से शाम 4:20 पर चलकर अगले दिन सुबह 11:50 पर बॉम्बे पहुंचती थी। 1977 में मथुरा वडोदरा सेक्शन के पूर्ण डबलिंग के बाद ट्रेन का रनिंग टाइम घटकर 17 घंटे से कम हो गया और वडोदरा और रतलाम जैसे कमर्शियल स्टॉपेजेस जोड़े गए। 1980 के दशक में जब भारतीय रेलवे में नए हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स WAP1 आए, जो स्पेशली राजधानी और शताब्दी जैसी 1980 के दशक में जब ये इलेक्ट्रिक मोटिव आ गए, ये जो तारों से ये है ना, भारतीय रेलवे में नए हाई स्पीड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स WAP1 आए, जो स्पेशली राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों के लिए 1980 में भारत देखिए इस लेवल पे पहुंच गया था कि जो इलेक्ट्रिक से भी जो यानी कि जो इलेक्ट्रिक के साथ ये अभी अच्छा। बिजली से भी चलती है, और बिजली के साथ इसकी स्पीड और ज्यादा होगी। इससे ये बात साबित होती है कि जब इंडिया में मतलब ट्रेन आई दूसरी, तो उन्होंने काम बंद नहीं किया, उससे मुसलसल लगे रहे और 10 साल के अरसे में एक इलेक्ट्रिक ट्रेन भी जारी कर दी। हाँ ये मतलब इलेक्ट्रिक जो ऊपर से तारे शारे ना ये वो, और ये काफी कॉस्टली प्रोजेक्ट है उस दौर के हिसाब से, ये देखा जाए तो
क्योंकि तारे बिछानी ये तारे वो ये सारे थे। लेकिन उस समय बॉम्बे राजधानी लंबे समय तक डीजल ट्रैक्शन पर ही चलती रही, क्योंकि नई दिल्ली वडोदरा सेक्शन पर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरी तरह पूरा नहीं हुआ था। यात्रियों की जबरदस्त प्रतिक्रिया और लगातार बढ़ती मांग को देखते हुए 2 अक्टूबर 1981 से इस ट्रेन की लंबाई बढ़ाकर 18 कोचेस कर दी गई। और रेक के भारी होने के कारण अब एक लोकोमोटिव पर्याप्त नहीं था। इसी वजह से ट्रेन में 2 WDM2 लोकोमोटिव्स लगाए जाने लगे। यहीं से इस ट्रेन को एक नया नाम मिला, डबल हेडेड राजधानी। बढ़ती लोकप्रियता के कारण 19 नवंबर 1982 से राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में 4 दिन चलने लगी और केवल कुछ महीनों बाद 1 अप्रैल 1983 से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर 5 दिन प्रति सप्ताह कर दी गई। फिर आया 1987 से 88, जब लगभग पूरा दिल्ली मुंबई रूट इलेक्ट्रीफाइड हो चुका था, जिससे एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा था। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उस समय बॉम्बे टेरिटरी अभी भी 1500 वोल्ट डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम पर काम कर रही थी। हालांकि WCAM1 लोकोमोटिव्स 1971 से उपलब्ध थे, लेकिन उनकी अधिकतम गति लगभग 105 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसलिए वे राजधानी एक्सप्रेस जैसी हाई स्पीड प्रीमियम ट्रेन के लिए उपयुक्त नहीं माने गए। यही वजह थी कि ट्रेन को नई दिल्ली से रतलाम तक गाजियाबाद शेड का WAP1 इलेक्ट्रिक इंजन खींचता था, जिससे इस सेक्शन में इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई। फिर रतलाम में ट्रेन को रतलाम शेड के ट्विन WDM2 डीजल इंजनों को सौंप दिया जाता था, जो इसे बॉम्बे सेंट्रल तक ले जाते थे। इस सेक्शन में विशेषकर विरार से गोधरा के बीच अधिकतम अनुमत गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इन सुधारों का असर साफ दिखाई देने लगा। जहां कभी यह सफर 19 घंटे से अधिक लेता था, वहीं अब मुंबई राजधानी का कुल समय घटकर लगभग 16 घंटे 45 मिनट रह गया था। राजधानी एक्सप्रेस की लोकप्रियता इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि 1 नवंबर 1989 से इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर सप्ताह में 6 दिन कर दी गई और ट्रेन को नया नंबर मिला, 2951 डाउन एंड 2952 अप राजधानी एक्सप्रेस। लेकिन भारत में तेजी से बढ़ते औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। मुंबई राजधानी में रिजर्वेशन पाना कठिन होता जा रहा था। इसी समस्या को देखते हुए 3 जुलाई 1991 को एक नई प्रीमियम सेवा शुरू की गई। ट्रेन नंबर 2953 एंड 2954 बॉम्बे सेंट्रल न्यू दिल्ली AC एक्सप्रेस। इस ट्रेन को बॉम्बे सेंट्रल से वेस्टर्न रेलवे के एक वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। शुरुआत में यह ट्राई वीकली सर्विस थी और इसमें कुल 12 कोचेस लगाए गए थे। इसके प्रमुख कमर्शियल हॉल्ट्स थे सूरत, वडोदरा और कोटा। इसके बाद 15 मई 1992 एक और महत्वपूर्ण तारीख साबित हुई, जब पहली बार राजधानी एक्सप्रेस में 3 टियर AC कोच शामिल किए गए। इससे ज्यादा यात्रियों को प्रीमियम कैटेगरी में सफर करने का मौका मिलने लगा। साल 1992 में भारत छोड़ो आंदोलन यानी अगस्त क्रांति की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी। इसी ऐतिहासिक अवसर को सम्मान देने के लिए रेल मंत्रालय ने इस ट्रेन को नया नाम दिया, अगस्त क्रांति राजधानी एक्सप्रेस। और इस तरह बॉम्बे सेंट्रल न्यू दिल्ली AC एक्सप्रेस भारतीय रेलवे की तीसरी राजधानी एक्सप्रेस बन गई। उस समय इस ट्रेन के रेक कंपोजिशन में शामिल थे एक फर्स्ट AC कोच, 3 2 टियर AC कोच, 2 3 टियर AC कोच, 8 AC चेयर कार कोच और 2 जनरेटर कार्स। 1995 से 96 के आसपास जब WCAM2P लोकोमोटिव्स आए, तब पहली बार इस रूट पर डुअल ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी का प्रभाव दिखाई देने लगा। अब न्यू दिल्ली से वडोदरा तक WAP1 लोकोमोटिव ट्रेन को AC ट्रैक्शन पर खींचता था, जबकि वडोदरा से बॉम्बे सेंट्रल तक WCAM2P जो AC और DC दोनों ट्रैक्शन सिस्टम्स पर काम कर सकता था, ट्रेन को आगे लेकर जाता था। यह लोकोमोटिव AC ट्रैक्शन में लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलने में सक्षम था और फिर लगभग 8 साल बाद 2 अक्टूबर 2000 से मुंबई राजधानी को डेली सर्विस में बदल दिया गया। अब यह ट्रेन हर दिन दिल्ली और मुंबई के बीच दौड़ने लगी। लंबे समय तक मुंबई राजधानी अपनी पहचान लाल और क्रीम रंग की ICF कोचेस के साथ चलती रही, लेकिन 2003 के बाद पुराने ICF कोचेस हटाकर जर्मन तकनीक पर आधारित LHB कोचेस लगाए गए, जो ज्यादा सुरक्षित, तेज और आरामदायक थे।
फिर आया फरवरी 2012, जब वेस्टर्न रेलवे का मुंबई रोड पूरी तरह एसी ट्रैक्शन में बदल गया। इसके साथ ही वडोदरा पर लोकोमोटिव चेंज की दशकों पुरानी परंपरा समाप्त हो गई। अब एक शक्तिशाली WAP7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव सीधे न्यू दिल्ली से मुंबई सेंट्रल तक बिना बदले ट्रेन को खींचने लगा। लेकिन बदलाव यहीं नहीं रुका। 19 जुलाई 2021 को इंडियन रेलवेज ने मुंबई राजधानी में नए तेजस रेक शामिल किए। स्मार्ट कोच, आधुनिक इंटीरियर्स, बेहतर पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और अपग्रेडेड अमेनिटीज के साथ इस ट्रेन ने खुद को एक बार फिर नए दौर के अनुसार ढाल लिया। आज मुंबई राजधानी एक्सप्रेस केवल दिल्ली और मुंबई को जोड़ने वाली ट्रेन नहीं है। यह भारतीय रेलवे के तकनीकी विकास, बढ़ती रफ्तार और प्रीमियम ट्रैवल कल्चर का जीवित इतिहास बन चुकी है। एक ऐसी ट्रेन जिसने सिर्फ दूरी नहीं घटाई बल्कि समय की कीमत को नई परिभाषा दी। तो दोस्तों, यह थी मुंबई राजधानी एक्सप्रेस की कहानी। एक ऐसी ट्रेन जिसने सिर्फ दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी कम नहीं की बल्कि भारतीय रेलवे में तेज रफ्तार, प्रीमियम यात्रा और आधुनिक तकनीक के एक नए युग की शुरुआत की। 1972 में शुरू हुआ इसका सफर आज भी लगातार बदलती तकनीक के साथ आगे बढ़ रहा है। डीजल लोकोमोटिव से लेकर WAP7 और तेजस रेक तक मुंबई राजधानी ने हर दौर में खुद को समय के साथ बदला है। अगर इस वीडियो में किसी जानकारी में कोई त्रुटि रह गई हो या अनजाने में कुछ छूट गया हो तो हमें क्षमा करें और कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी अपनी राय भी साझा करें और ऐसी ही डिटेल्ड रेलवे डॉक्यूमेंट्रीज के लिए रेल टेक इन्फो को अच्छा तो देखें कि हमने ना देखा ये सारी सिचुएशन जी कि 1972 से शुरू हुई और वक्त के साथ साथ अपने आप में तब्दीली करते 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 वो आज मतलब एक अच्छी लेवल पे पहुंची हुई। और उनके दरवाजे देखे थे, वो जो कैबिन होते हैं ना जी, जी। रेलवे के पीछे, वो साइड से खोल रहे थे। मेरे ख्याल इलेक्ट्रिक है वो भी। देखेंगे इंडिया ने कैसे वक्त के साथ साथ, और ये इंडिया के जो इंजन है ये भी इलेक्ट्रिक है। ये देखा ना, ये 1980 में इंडिया ने ये मतलब इस चीज पे शिफ्ट हो गया। और हमारे इधर पाकिस्तान में ना मैंने पिछले दिनों सुना था कि मैं बहावलपुर से शायद मुल्तान तक, या मुल्तान ऐसे कोई 300 किलोमीटर ना पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ना ये लगाई गई तारें, और वो तारें ना लोगों ने उखाड़ के ले गए। 300 यही किलोमीटर। बात है ना यार, सब अब में। ये देखें कि उन्होंने फुल ये लगा लिया था दिल्ली तो मुंबई, यानी कि वो बता रहे थे 1350 किलोमीटर ये बनना था। और वो वक्त के साथ साथ ये तब से वो काम कर रहे हैं कि मतलब ये तारें लगाई, ये वो जी। ये सारा कुछ करते रहे। मतलब उन्होंने अपना हाँ। सफर भी जारी रखा और और साथ साथ काम भी करते रहे। डेवलपमेंट करते रहे डेवलपमेंट भी करते करते रहे। करते रहे। और इसी वजह से इंडिया में फास्टेस्ट ट्रेन है अब, मतलब जो पाकिस्तान के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्पीड है उनकी। और पाकिस्तान में अभी भी वो है मगर उस हिसाब की नहीं है स्पीड। सब उसका कंपैरिजन करें तो नहीं कर सकते क्योंकि इसकी नहीं। बहुत अच्छी मतलब तरक्की है। हाँ जी, ये वक्त के साथ साथ अपने आप को दोस्तों इसलिए तो कहते हैं कि अगर वक्त के साथ साथ अपने आप को अपडेट ना करें जी। तो आप दुनिया से बहुत ज्यादा पीछे रह जाते पीछे हैं। रह जाते हैं। और ये हुआ है इधर ना कि हमने वक्त के साथ उस तौर पर अपडेट नहीं किया, इसी वजह से हम दुनिया से बहुत पीछे रह गए और हमें दुनिया दूसरों के आसरे पे चलना पड़ रहा है। ये ना मुल्की निज़ाम जो है, हालांकि भारत ने मतलब वक्त के साथ अपडेट की है अपने आप को। और देखो आज वो मतलब काफी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो दुनिया से मैच करता है साथ अच्छा, साथ जैसे हमने और पिछली काफी वीडियो में में कहा, आगे है पिछली वीडियो में हमने जैसे हाइपरलूप प्रोजेक्ट दिखाया है। कि दुनिया में देखेंगे हो रहा है। और भारत भी ये इस पे इम्प्लीमेशन कर रहा हालांकि है। उसको एलोन मस्क ने छोड़ दिया था तो फिर भारत उस पर भी काम कर रहा है, उस पर हम्म। काम जारी है। हाँ जी। अच्छा दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दिया करें और कैसी लगी आपको ये वीडियो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल ख्याल रखेंगे। रखिएगा।